Dear students, welcome to the lecture series on mathematics by Step Up Career Institute. तो हम लोग आज अपने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के पिछले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं. ये आपके स्क्रीन पे है. क्वेश्चन है, अ क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज़. 40 लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं. 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज. इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी बी चोजन इफ द ट्रेजरर मस्ट बी गर्ल, सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय एंड ए स्टूडेंट मस्ट नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस. कि कोई भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा ऑफिस जो है नहीं होल्ड कर सकता. ये सारे ऑफिसेज हैं आपके. प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, और ट्रेजरर को गर्ल होना चाहिए. टोटल आपका 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज़ हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो आपको क्या क्या चूज़ करना है? आपको प्रेसिडेंट चूज़ करना है. सपोज एक प्रेसिडेंट चूज करना है, एक वाइस प्रेसिडेंट चूज करना है. तो वाइस प्रेसिडेंट को मैं बीपी बोल देता हूं. और ट्रेजरर चूज करना है, तो ट्रेजरर, ठीक है. और आपको सेक्रेटरी चूज करना है. तो आपको कितने काम हो गए? 4 काम हो गए. ये चारों काम करने हैं. तो अब प्रेसिडेंट चूज करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट पे कोई कंस्टेंट है क्या? प्रेसिडेंट कोई भी लड़का या लड़की कोई भी बन सकता है. तो टोटल जो है आपके 40 गर्ल्स और 60 बॉयज हैं. ठीक है. और ट्रेजरर जो है मस्ट बी अ गर्ल है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रेजरर ही चूज कर लेते हैं. ठीक है. तो ट्रेजरर को गर्ल ही होना चाहिए. तो ट्रेजरर पहले हम लोग चूज कर लेते हैं. तो ट्रेजरर चूज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, कितने चॉइसेस हैं? 40 चॉइसेस हैं, क्योंकि 40 गर्ल्स हैं. तो ट्रेजरर हमने चूज कर लिया. ठीक है. और दूसरा है कि सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय. यहां भी कंस्टेंट है. तो पहले सेक्रेटरी ही चूज कर लेते हैं हम लोग. तो सेक्रेटरी बॉय होना चाहिए, लड़का होना चाहिए. तो कितने ऑप्शन सेक्रेटरी के लिए हमारे पास हैं? 60 ऑप्शन हैं. 60 लड़के हैं तो 60 ऑप्शंस हमारे पास सेक्रेटरी चूज करने के लिए 60 वेज हैं. अब हमने ट्रेजरर चूज कर लिया और सेक्रेटरी चूज कर लिया. अब हम प्रेसिडेंट चूज करते हैं. तो प्रेसिडेंट चूज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? क्योंकि एक गर्ल तो ट्रेजरर चूज हो गई, तो उसको वापस प्रेसिडेंट चूज नहीं कर सकते हैं. तो 39 गर्ल्स जो हैं ऑप्शन है, 39 गर्ल्स का ऑप्शन है. और बॉयज़ में कितने बचे हैं? 59, क्योंकि एक तो सेक्रेटरी चूज हो गया. तो 39 प्लस 59 ऑप्शंस हैं आपके पास प्रेसिडेंट चूज करने के लिए. तो ये कितना हो गया? ये 39 प्लस 59 आपका 98. ठीक है. तो 98 वे से आप प्रेसिडेंट चूज कर सकते हैं. आपके पास 98 ऑप्शंस हैं. तो प्रेसिडेंट आपने चूज करके लिया. अब आपके पास कितने कैंडिडेट बचे इंक्लूडिंग बॉय एंड गर्ल? 97 कैंडिडेट्स बचे, क्योंकि 98 ऑप्शन यहाँ पे था. एक तो प्रेसिडेंट चूज हो गया, तो बचा 97. तो यहाँ के लिए आपके पास 97 कैंडिडेट्स हो गए, 97 ऑप्शंस हो गए. अब हमारा वर्क कब पूरा होगा? जब हम ये चारों ऑफिसेस के लिए स्टूडेंट्स चूज कर लेंगे. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा. कि अपने प्रेसिडेंट चूज किया, फिर वीपी चूज करने के ऑप्शंस इनटू ट्रेजरर चूज करने के ऑप्शंस. तो नंबर ऑफ वेज जो है, नंबर ऑफ वेज जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है आपका, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यहाँ पे एंड लग जाएगा. कि ये, क्योंकि ये चारों वर्क अब जब तक नहीं करते हैं, चारों काम आपका पूरा होता है, तभी ये वर्क पूरा होता है. तो एंड लग जाएगा. हाँ, कि प्रेसिडेंट चूज करिएगा आप एंड वीपी चूज करिएगा. मैंने पिछली क्लास में ही बोला था कि जो वर्क है, वर्क के बीच का जो कंजंक्शन है उस पर ध्यान देना है कि एंड है कि और है. यहाँ भी एंड है,
यहाँ भी एंड है, यहाँ भी एंड है। ये चारों काम जब तक आपके नहीं होते हैं तब तक ये वर्क आपका पूरा नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ एंड है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो कंजंक्शन पे ध्यान देना है काम में, एंड है या और है, जहाँ पे और है वहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका और था, या तो आप प्रेसिडेंट बॉय को चूज कीजिए, गर्ल को चूज कीजिए, या बॉय को चूज कीजिए। तो यहाँ पे और था कंजंक्शन, और के लिए आपको प्लस हो गया इस वर्क में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है आपका 98 इंटू 97 इंटू 40 इंटू 60, यही हो जाएगा आंसर। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 22814 कॉमा 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। मैं होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अब हम लोग आगे फैक्टोरियल नोटेशन जानते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन किसको कहते हैं? तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज आपका पॉजिटिव इंटीजर 3 है, 3, और इस पे आप एक्सक्लामेशन मार्क लगा दीजिए, 3 के बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा दीजिए, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 3 बोलेंगे। फैक्टोरियल 3 बोलेंगे या 3 फैक्टोरियल। और इसका वैल्यू जो है हो जाएगा 3 से लेकर के 1 तक के 1 से लेकर के 3 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से आपका सपोज आपका 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरह से आपका मैं कोई और ले लेता हूँ। ये तो आपका कितना हो जाएगा 120, इसका वैल्यू कितना 6। उसी तरह से अगर मैं 6 फैक्टोरियल ले लूँ तो क्या हो जाएगा वो 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। तो यही आपका, आई एम सॉरी वहाँ पे एक गलती हो गई थी, मैंने इसको सही किया। तो ये 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका 720 आएगा। इसी तरह से अगर मैं n फैक्टोरियल बोलूं, n फैक्टोरियल, n जो है नेचुरल नंबर है, काउंटिंग का नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 n माइनस 4 अप टू उससे आगे 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसके बीच के नंबर जो है काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो ये आपका n फैक्टोरियल होगा। और आपका n जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का किस सेट को ये बिलोंग करता है? n एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को, ये फैक्टोरियल नोटेशन जो है आपका, इसको आप n फैक्टोरियल पढ़ेंगे और इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्टोरियल को ऐसे भी पहले रिप्रेजेंट किया जाता था। ये दोनों जो हैं सेम है, दोनों ये और ये सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही चीज है। n फैक्टोरियल बोलिए या फैक्टोरियल n बोलिए, और फैक्टोरियल
n। आप ये दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि ये जो n जो है आपका यहाँ पे n तो नेचुरल नंबर ही है, केवल नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही प्रोडक्ट लिए। अब यहाँ पे बाय कन्वेंशन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ कि 0 फैक्टोरियल को बाय कन्वेंशन इसको 1 बोला गया है। 0 फैक्टोरियल का इस तरह से तो कोई मीनिंग होगा नहीं कि 0 कर देंगे तो 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो उस तरह से नहीं करना है। इसको जो है इसको स्पेशली डिफाइन किया गया है, इसको 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ये स्पेशली आपको डिफाइन किया गया है। ऐसा इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है या ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ये स्पेशली डिफाइन किया है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये डिफाइन किया गया है, या इसको मैं बोलूँ ये आपका कन्वेंशन है। कन्वेंशन स्पेशली इसका डिफाइन ही किया गया है। कन्वेंशन तो कन्वेंशन नहीं बोलेंगे। अब फैक्टोरियल को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 52 फैक्टोरियल बाय 47 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको कंप्यूट करना है कि ये कितना होगा। तो आइए चलिए इसको कंप्यूट करते हैं। तो आपका 52 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48। उसके बाद मैं 47 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, क्योंकि 47 से लेकर के 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। 47 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। और नीचे 47 फैक्टोरियल है इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 47 फैक्टोरियल ऊपर में 47 फैक्टोरियल है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका 52 से लेकर के 48 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू मैं इसको और करता हूँ, लिखता हूँ, इंटू 48 बाय इंटू 2 इंटू 1। अब 5 है तो इसको इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 10 जा 50। 4 है तो 4 12 जा 48। अब 3 है तो 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट जो है आ जा रहा है। तो ये रिजल्ट जो है आपका आ जा रहा है 259896। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, ऐसा है। तो आपको
x निकालना है कि x का वैल्यू क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो इसको फिर से आप LHS में आप LCM ले लीजिए। तो LCM हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल भी नंबर है, देखा है आपने। तो यहाँ 9 फैक्टोरियल है, LCM हमारा ये है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1। और फिर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और इस साइड x/11 फैक्टोरियल है। फिर से आपका क्या आ जाएगा 11/10 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हो गया 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख दिए। अब 10 फैक्टोरियल दोनों साइड है, जीरो नहीं है ये, इसका एक नंबर है, ये डिवाइड हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो आपका अब यहाँ से x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 इंटू 11 हो गया, जो कि आपका 121 हो जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और दूसरा है इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। तो पहला पार्ट बनाते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना होगा। 4 फैक्टोरियल आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। और 2 फैक्टोरियल आपका 2 इंटू 1 हो गया, कितना हो जाएगा 2 2 12 24 48, ये आपका 48 हो जाएगा। और अब 8 फैक्टोरियल ये कितना होगा। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1, तो कितना आएगा। तो ये तो 48 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। दिख ही रहा है, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका 40,320 आ जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो है 8 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 2 8 फैक्टोरियल कर दिए, ये आपको नहीं करना है, ये आपको फॉल्स है। क्योंकि ये तो 8 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो सीधा सीधा ये नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। अब हम लोग जरा NPR का फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। पहले फार्मूला जो मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, NPR होता क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद में इसको डिराइव भी करेंगे। तो पहले मैंने केवल आपको यहाँ पे लिख दिया है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो NPR है क्या एक्चुअली। NPR आपका है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट of n different objects
टेकन आर एट अ टाइम। तो यही है आपका NPR। तो क्लियरली आपका यहाँ पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आप r ले रहे हैं, तो क्लियरली ये है कि r का वैल्यू कभी भी लेस देन और इक्वल टू n होगा, क्योंकि n में से आप n से बड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते, नहीं अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट है, परमुटेशन आपसे आप परमुटेशन जो है अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और अभी धीरे धीरे इसको अब लोग आगे डिराइव करेंगे। अभी मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। तो ये NPR का फार्मूला हो गया और उसका ये मीनिंग हो गया उसका। अब जरा हम लोग NCR का फार्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं। NCR, और ये जो है आपका फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। और इसका ये आपका NCR, n में से r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने का तरीका। इसका भी मैं आपको ये है, इसका भी लिटरल मीनिंग यहाँ पे लिखता हूँ। तो NCR का क्या है, ये NCR जो वैल्यू है ये है, इट इज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स formed from n different objects when each group contains r objects। तो टोटल आपका n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ये मैटर कर रहा है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है। और यहाँ भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाना है। तो क्लियरली आपका यहाँ भी r जो है लेस देन और इक्वल टू n होगा, क्योंकि n में से n से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप आप नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम सारा ये हो सकता है कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट आप ले लें तो एक ही ग्रुप बनेगा। n में से n एक बार में हम n में से सारे के सारे n हम एक बार में ले लिए। अब एक एक करके इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहले मैं आपको परमुटेशन का इलस्ट्रेशन करता हूँ, परमुटेशन को और एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, उसको डिराइव करता हूँ। NCR जो है आपका एक तरह से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, n में से r आप सेलेक्ट करते हैं। प्रोसेस कॉम्बिनेशन में आपका सिलेक्शन होता है और परमुटेशन में आपका अरेंजमेंट होता है। P फॉर परमुटेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परमुटेशन का मैं इलस्ट्रेशन यहाँ पे और इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपको करना है NPR है क्या आपका, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ठीक है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है और r जगह है, तो इसको आप इससे इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ
ways of filling are vacant seats or places by n different ऑब्जेक्ट्स। तो आर वैकेंट सीट है और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आर सीट पहले हम लोग बना लेते हैं, आर प्लेसेस बना लेते हैं कि सपोज आपका इस तरह से है, ये प्लेसेस हैं, मैंने बॉक्स बना लिए, ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये आपका सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, और इस तरह से आपका लास्ट में ये आर्थ प्लेस है। इसके बीच में आपका 6, 7 से लेकर के 8 प्लेसेस हैं। तो टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आप कितने ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन हो जाएंगे कि मतलब फर्स्ट प्लेस पे कितने वे से रख सकते हैं आप। तो n में से किसी एक को आप इसमें रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको n वेज हो गया, n तरीके हो गए जिसमें इस प्लेस को भरा जा सकता है, फिल किया जा सकता है, n वेज, क्योंकि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में रखा गया, तो बचा आपके पास कितना डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n-1। तो सेकेंड प्लेस के लिए आपके पास n-1 ऑप्शन हो गए। उसी तरह से थर्ड प्लेस के लिए आपके पास n-2 ऑप्शन हो गए। फोर्थ प्लेस के लिए आपके पास n-3 ऑप्शन हो गए। फिफ्थ प्लेस के लिए आपके पास n-4 ऑप्शन हो गए। तो n-4, फिफ्थ प्लेस पे n-4, इसको आप एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ये एक्चुअली है क्या, ये n-5 + 1 हो रहा है। तो फिफ्थ प्लेस के लिए आपके पास n-5 + 1 ऑप्शन, ये आपका क्या हो रहा है n-3, ये n-4 + 1 हो रहा है। तो इसी तरह से आपका आर्थ प्लेस के लिए, आर्थ सीट के लिए आपके पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, कितना वे से इसको आप फिल कर सकते हैं, उसी तरह से हो जाएगा ये n-r + 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस वर्क जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि आपका वर्क तभी कंप्लीट होता है जब ये आर प्लेसेस आप फिल कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा। तो पहले प्लेस के लिए n है, भर लिए, दूसरे प्लेस के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, n-3, और इस तरह से आपका लास्ट में n-r + 1। यही आपका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर वैकेंट सीट्स और प्लेसेस बाय n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हुआ। तो इसमें अगर मैं ऊपर नीचे दोनों जो है, इसके ऊपर नीचे दोनों, इधर मैं ऊपर भी n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब n-r फैक्टोरियल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, तो ये n से लेकर के आप देखिए, n से लेकर के ये 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने n-r फैक्टोरियल लगा दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला n फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे वाला आपका n-r फैक्टोरियल है। और इधर क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज तो आपका npr ही होगा, n ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस, n ऑब्जेक्ट्स लेकर के आपको r प्लेसेस पे भरना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, आपका ये डिराइव होकर के आपका आ गया, ये इसका डेरिवेशन यहाँ पे हो गया।
अब आगे हम लोग जरा एनसीआर का भी इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो एनपीआर से ही वो डिराइव होता है, एनपीआर के फॉर्मूले से ही उसका रिजल्ट डिराइव होता है। तो एक्चुअली क्या है आपका, अभी आपने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of R different objects सॉरी यहाँ पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपॉन r प्लेसेस, r जगह थे, ठीक है, अपॉन r प्लेसेस। तो ये जो है एक्चुअली ये आपका हो क्या रहा था कि एक काम आप कर सकते हैं कि आप पहले n में से r ऑब्जेक्ट्स को चूज कर लें। दिस इज इक्वल टू आपका, इस वर्क को आप इस तरह से कर सकते हैं कि n में से आप n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेस हैं, तो n में से पहले आप r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि n माइनस r ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास जगह नहीं है, केवल r ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास जगह है। तो फर्स्ट आप सेलेक्ट, दिस इज इक्वल टू, ये काम अगर कर रहे हैं तो सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट्स जो है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट अब सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपके पास अब आर ऑब्जेक्ट्स है। अब उसके बाद आप एंड, उसके बाद आपके पास आर ऑब्जेक्ट है और आर जगह है, तो एंड देन अरेंज, एंड देन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स ऑन आर प्लेसेस। तो एक्चुअली ये परमुटेशन जो है आपका, तो ये जो वर्क है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपॉन आर प्लेसेस, इसमें दो काम हो रहा है। पहले तो आप इसको इस तरह सोच सकते हैं कि पहले आप r ऑब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट आप पहले चूज कर लीजिए, उसके बाद उसको आप उस r ऑब्जेक्ट को r प्लेस पे अरेंज कर दीजिए। तो अगर आपके पास r ऑब्जेक्ट हैं और r प्लेसेस हैं, तो उसको अरेंज करने का तरीका कितना आएगा, r ऑब्जेक्ट है, r प्लेस है, r प्लेस है, r ऑब्जेक्ट्स अरेंज ऑन r प्लेस। इसका कितना नंबर ऑफ वेज आर प्लेसेस, इसका कितना नंबर ऑफ वेज होगा ये जरा देखते हैं। आपके पास आर ऑब्जेक्ट्स है, तो पहले प्लेस के लिए आपके पास आर ऑप्शन आर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे प्लेस के लिए आपके पास आर माइनस 1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आप इधर रख दिया, तीसरे के लिए आर माइनस 2 ऑब्जेक्ट, और इस तरह से आपका आर्थ प्लेस के लिए एक ऑब्जेक्ट बचेगा, क्योंकि आपके पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं और आर प्लेसेस हैं। लास्ट में आपका एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही जगह है। तो ये आपका नंबर ऑफ वेज जो है क्या आ जाएगा, ये आपका r इंटू आर माइनस 1, क्योंकि ये काम तभी होगा जब आप सारा प्लेस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा, क्योंकि एंड है कंजंक्शन। 1, तो ये हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल। तो अब जरा ध्यान देंगे, ऊपर से जरा इस बात पे ध्यान देंगे कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है, तो LHS जो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपॉन r प्लेसेस, ये क्या है, NPR है। उसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा जो डेफिनेशन है वो NCR है कि n में से r ऑब्जेक्ट्स का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। और इनटू यहाँ एंड है, इसीलिए इनटू ये दो वर्क को मिला करके एक वर्क हो रहा है। उसके बाद देन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स ऑन आर प्लेसेस, तो ये कितने नंबर ऑफ वेज, ये हमने निकाला अभी r फैक्टोरियल।
तो इस तरह से हमारा एनपीआर एनसीआर में एक रिलेशन आ गया, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर बाय आर फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज एनसीआर, एनपीआर क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो इस तरह से हमारा एनसीआर का फैक्टोरियल के फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो डिराइव होकर के आ गया। और हमने देखा कि ये जो है आपका परमुटेशन से ही डिराइव हुआ, परमुटेशन के फॉर्मूले से ही डिराइव हो गया। और लॉजिकली इसको हम समझ भी लिए। तो जहां भी आप परमुटेशन हो रहा हो तो आप पहले उसको कॉम्बिनेशन से सोच करके सिलेक्शन करने के बाद उसको आप अरेंज कर सकते हैं, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, दिस इज इक्वल टू परमुटेशन। तो परमुटेशन में आप इसको कर सकते हैं। परमुटेशन जो है आपका, परमुटेशन जो है परमुटेशन जो ये है, जो वर्क है, ये तब पूरा होता है, पहले आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको अरेंज कर लेते हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। क्योंकि आपके पास अगर प्लेसेस कम हैं तो आपको ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है के लिए प्लेस नहीं बचेगा। या आप अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग और क्लियर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देना है आपको, ये इस बात पे जो मैंने लिखा है, तो इसको आपको ग्रास्प करना है। जब तक आप क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तब तक ये आपका ग्रास्प नहीं होगा। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 6 candidates are called for interview to fill 4 posts in an office. Assuming that each candidate is fit for each post, determine the number of ways in which first and second posts can be filled. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 6 कैंडिडेट है और फर्स्ट और सेकंड पोस्ट आपको भरने हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज 2 बॉक्स बना लेता हूं मैं, ये वाला फर्स्ट पोस्ट है, ये वाला सेकंड पोस्ट है। ठीक है, तो 2 पोस्ट पे आपको 6 कैंडिडेट को फिल फॉर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट, तो 2 पोस्ट को भरना है और आपके पास कैंडिडेट है 6, मतलब 6 कैंडिडेट को आपको 2 जगह पे अरेंज करना है। तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे अगर फॉर्मूला से चलें तो वो आपका 6p2 हो जाएगा, क्योंकि अरेंज करना है। तो 6p2 आपका फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, कट गया ये, तो ये 30 आ गया, 30 वेज। इसको अगर दूसरे वे से सोचें कि फर्स्ट पोस्ट है तो इसको फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं, क्योंकि 6 पर्सन्स हैं, और इसको फिल करने के लिए कितने वेज हैं, 5 वेज है, क्योंकि 5 कैंडिडेट्स आपको बचे। तो कितना हो जाएगा ये नंबर ऑफ वेज, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से 6 इंटू 5, ये डायरेक्टली जो है आप उसको सोच करके बना लिए और इस तरह से परमुटेशन को यूज करके कर लिए। अब इसको दूसरे तरीके से आप सोचिए। अब इसको एक दूसरे तरीके से सोचता हूं।
ये दूसरा तरीका जो है इसको सोचिए कि आपको 6 कैंडिडेट हैं और आपको 2 जगह 2 पोस्ट भरने हैं, तो 2 पोस्ट तो 2 ही आदमी ले सकता है, तो पहले 6 में से आप 2 आदमी को चूज करेंगे। तो 6 में से 2 आदमी को चूज किए 6C2। अब आपके पास 2 आदमी हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं, तो 2 कैंडिडेट हैं, 2 पोस्ट हैं, तो 2 कैंडिडेट को आपको 2 पोस्ट पे अरेंज करना है, यानी 2 जगह पे अरेंज करना है। तो 6C2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये भी दिस विल बी इक्वल टू, ये भी आपका 6P2 के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा। आप इधर से भी डिराइव करके देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सीधा इसको डायरेक्टली सोच करके कर रहे हैं इस तरह से, और 6P2 का फार्मूला यूज करके और ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करके। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट 3 पोस्ट कैन बी फील्ड। तो फर्स्ट 3 पोस्ट तो क्या हो जाएगा, सीधा अगर डायरेक्टली मैं परमुटेशन से चलूँ तो हो जाएगा 6P3। 6P3 आपका हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा, और नीचे जो है 6 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा जो कि 3 फैक्टोरियल होगा, तो 3 फैक्टोरियल चला गया। ये आपका 120 आ जाएगा। और इसको अगर मैं दूसरे ढंग से सोचूं, अगर मैं इसको दूसरे ढंग से सोचूं तो 3 पोस्ट्स हैं, तो मैं 3 जगह बना लेता हूँ, 3 बॉक्स बना लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नाम दे देता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो पहले पोस्ट के लिए मेरे पास कितने 6 ऑप्शंस हैं, 6 वेज हैं। दूसरे पोस्ट के लिए मेरे पास 5 वेज हैं, तीसरे के लिए मेरे पास 4 वेज हैं। तो नंबर ऑफ वेज जो है आपका आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये भी आपका 120 आ गया। इस तरह से भी सोच करके उतना ही आया। डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दिए। और आपका तीसरा तरीका, 6 में से पहले 3 आदमी को चूज कर लीजिए। तो 3 आदमी हो गए, आपके पास 3 कैंडिडेट हो गए, 3 कैंडिडेट और 3 पोस्ट हैं, तो 3 पोस्ट पे आप उसको अरेंज कर दीजिए। तो 6C3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये भी आपका 6P3 ही आएगा। और ये आपका ये भी 120 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, तीनों में से कोई भी वे से सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ऑल द 4 पोस्ट कैन बी फील्ड। तो ऑल द 4 पोस्ट के लिए आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 6P, 6 में से आप 6 ऑब्जेक्ट को 4 डिफरेंट प्लेसेस, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 4 प्लेसेस पे आप भरिए, वो 6P4, यानी 6 डिफरेंट कैंडिडेट्स को 6 डिफरेंट कैंडिडेट्स को आप 4 पोस्ट पे अरेंज कर रहे हैं 6P4, जो कि आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 360 आ जाएगा। या अगर आप बॉक्स बना के करते हैं, ये 4 प्लेस बना के करते हैं, 1 2 3 4, तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 6 कैंडिडेट्स, सेकंड के लिए 5, थर्ड पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स और फोर्थ पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स। तो ये आपका ये भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, ये भी आपका 360 ही आएगा। या आप उसको दूसरा तरीका पर कॉम्बिनेशन लेके करते हैं, तीसरा तरीका जो है 6C3 इंटू 6C4, 6 में से आपको 4 लोग चूज करने हैं क्योंकि 4 प्लेसेस हैं, 6C4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये भी आपका 360 ही आएगा। तो इस तरह से आप इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज के हिसाब से सोचना जो है इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे सोच सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको अपने लॉजिक को इम्प्रूव करना है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका लॉजिक का इम्प्रूवमेंट होगा, आपका ब्रेन का थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लॉजिक इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ।
और मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस और दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस जो है आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।